उसको आपने अभी एक सावित्री और ज्योतिबा को केंद्रित करते हुए एक फिल्म पिछले दिनों आई थी, हो सकता आप में से बहुतों ने उस फिल्म को भी देखा होगा। तो इतिहास के बहुत बड़े हिस्से को लेकर के ज्योतिबा और सावित्री एक नया मूवमेंट चलाते हैं। यही हमारी जड़ है, यही हमारी जड़ें हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो 2500 साल पहले बुद्ध ने भी कहा था, मेरी बात को मत मानना, किसी विद्वान की बात को भी मत मानना, किसी अध्यापक की बात को भी मत मानना, किसी धर्मगुरु की बात को भी मत मानना, लेकिन उस बात को मानना जिसमें रीजनिंग हो, तुम्हारे अनुभव के आधार पर सही बात साबित होती हो। इसलिए वो उस परंपरा को लेकर के, वो परंपरा आपके यहाँ होती हुई, मध्यकाल से होती हुई फूले तक पहुंचती है। एक इसमें एक खास बात और भी आप जोड़ सकते हैं इस बात को समझने के लिए। जब भारत में इस्लाम आता है, रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब है, संस्कृति के 4 अध्याय, वो कहते हैं कि भारत में पहला बदलाव उस वक्त आता है जब सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा के लोगों के साथ बाहर से आए हुए आर्यों का संपर्क होता है। पहला जुड़ाव, पहला मिलान भारतीय जनता के समूह में वो होता है। दो के मिलने से एक नई जनरेशन बनती है। पहला बदलाव की बात वो करते हैं, पहला बदलाव वो होता है। दूसरा बदलाव उस वक्त में होता है जब जैनिज्म और बुद्धिज्म और वो उनके पूरे स्ट्रक्चर को चैलेंज देते हैं कि आपका स्ट्रक्चर इनह्यूमन है, अमानवीय है, गैर बराबरी का संरक्षण देता है, हम इसको नहीं मानेंगे। और वो बड़े स्तर पर उनकी फॉलोइंग शुरू हो जाती है और वो उसको चैलेंज देते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि दूसरा बदलाव तब आता है। तीसरा बदलाव तब आता है जब इस्लाम भारत में आता है और इस्लाम के आने से उनकी धर्म पद्धति के साथ साथ उनका इक्वलिटी का जो, उनकी जो धार्मिक बराबरी का जो उनका जो जिस्ट है, उसका सारांश है धर्म का, वो यहाँ आता है। और भारत में उस समय के जो बहुजन लोग थे, दलित पीड़ित वंचित समूहों के लोग थे, जो नहीं बोल पा रहे थे, इस्लाम के आने से वो बोलने लगे और वो बोलने लगे और वो उसी व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। चाहे वो कबीर की बात करते हैं, चाहे रैदास की बात करते हैं, दन्ना पीपा सैन रजब की बात करते हैं, जो बाद में चल करके इन सभी लोगों के वाणियों को सिखों के आदि ग्रंथ में, जिनको एक तरह से कहें उनका जो एक किताब के रूप में जो उनका एक पवित्र ग्रंथ है, उस आदि ग्रंथ में उनको शामिल किया गया। ग्रंथ साहब जिसका नाम है, कि उसमें सिखिज्म ने उसको बाद में अपने यहाँ उस विचार को अडॉप्ट किया। इसके बाद हम अलग तरह का बदलाव उस वक्त भारत में आता है जब यूरोपियन समुदाय भारत में आते हैं और यूरोपियन की नई ज्ञान व्यवस्था के साथ भारत की ज्ञान व्यवस्था का टकराव होता है। हम अपने ही ज्ञान को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान माने बैठे थे, लेकिन इस्लाम का ज्ञान आया और यूरोप का ज्ञान आया, तो दोनों इन सभी ज्ञान के साथ मिलकर नए तरह का समाज बनने लगा। और उस नए तरह के समाज बनने से बदलाव की एक नई चीज पैदा हुई और उसी बदलाव की वजह से ज्योतिबा पैदा हुई। उसी बदलाव की वजह से ज्योतिबा पैदा हुए। अगर वो ज्ञान नहीं आता यूरोपियन, तो ज्योतिबा इस धरती पर नहीं आने थे। आपको उसी तरह से ढोर गंवार जैसे गीत सुना गया था, उसी तरह से आपको रहना होता। हो सकता है आपको 200-500 साल और लगते, मुक्ति तो मिलती लेकिन देर से मिलती। तो उस हालत में ज्योतिबा का बनना भी एक प्रोसेस है और प्रोसेस के लिए आपको ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल का आना एक व्यवस्था वहां दिखती है। तो कई बार हम भारतीय ज्ञान परंपरा के सवालों पर बात करते करते हम केवल हिंदू की ज्ञान परंपरा तक जाकर के टिक जाते हैं। उसमें बहुत सारे दूसरे सवाल भी हैं, हमें उनको भी समझना कि आप जैनिज्म की बात, बुद्धिज्म की बात, सिखिज्म की बात नहीं करते, आप केवल एक ही तरह की बात करते हैं। और उन बातों में आपके पास आपको वो धर्म ग्रंथ है जिनको हम दिन रात जिनका प्रचार चारों तरफ सुनते हैं,
तो ये एक सवाल है यहाँ, जिस सवाल के लेकर के मुझे लगता है कि ज्योतिबा का बनना इसलिए संभव हुआ क्योंकि ब्रिटिश सत्ता और उनकी शिक्षा की सार्वजनिक अधिकार देने की वजह से, ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्कूल चलाए जाने से, क्योंकि हम यहाँ जिस तरह की हम बात करते हैं कि हम बहुत दयालु कौम हैं, हम बहुत दयालु लोग हैं, लेकिन आपकी दयालु तो इतिहास में दर्ज है। आपकी दयालुताएं कितनी हैं ये तो सारी इतिहास में दर्ज हैं, और ये कविताओं में भी दर्ज हैं, ये साहित्य में भी दर्ज हैं। इसलिए उन दयालुताओं की किस्से हमें मत सुनाओ, हमसे ज्यादा कौन जानता है कि आप कितने दयालु हैं। एक कवि जो कह रहे हैं, जिसको आप देखेंगे, उनकी एक पंक्ति है, वो कह रहे हैं, लोहे का स्वाद घोड़े से मत पूछो, लोहे का स्वाद घोड़े से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो जिसके मुंह में आपने हजारों साल से लगाम लगाई और आप ये कह रहे हैं कि हम बहुत दयालु थे, आप काहे को दयालु थे? आपकी लगाम आज भी हमारे आसपास हमें दुखी करती है। हमने यद्यपि लगामें निकाल करके फेंक दी हैं, लेकिन फिर भी वो लगामें हमें बताती हैं कि किस तरह से आपने हमारे मुख चेहरों को किस तरह से आपने हमारी आज़ादी को छीना है। तो ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वृक्ष में यहाँ पर एक ऐसा राष्ट्रवाद फूले पैदा करते हैं जिस राष्ट्रवाद में इक्वालिटी है, इन ह्यूमन बिहेवियर के खिलाफ ह्यूमैनिटी है, फर्टर्निटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, और इक्वल राइट्स टू ऑल की बात करते हैं, महिलाओं की शिक्षा की बात होती है। तो ये सारे सवाल फूले के आने से खड़े हो गए, जो कभी बुद्ध के शासन काल में इतिहास कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस चीज को कहा है, और वो बताते हैं कि भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति नामक उनकी जो किताब है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, उसमें वो कहते हैं कि भारत का इतिहास हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के खूनी संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। भारत का जो प्राचीन इतिहास हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बीच में खूनी संघर्ष का इतिहास है, और वो उसी खूनी संघर्ष के इतिहास को हमें प्रेरणा मिलती है और हम उससे जान पाते हैं कि क्योंकि वो प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, और उसके बाद इस्लाम का आना और मध्यकाल और दूसरी चीजें उसके बाद प्रारंभ होती हैं। तो ये मुझे लगता है कि ज्योतिबा को समझने के लिए आपको उस समय का ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल भी समान रूप से समझना होगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उसी दौरान जब एक तरह से फूले के संघर्ष के बाद नए तरह के सवाल जब भारतीय समाज में आने लगे, तो उन सवालों को लेकर के खास करके उत्तर भारतीय लोगों में वो सवाल बहुत देर तक पहुंचते हैं। या तो दक्षिण भारत में वो सवाल थे, या वो एक तरह से पूर्वी भारत में थे, बंगाल और महाराष्ट्र में, लेकिन वो हिंदी पट्टी में उन सवालों को, हिंदी लोक में उन सवालों को आने में बहुत देर लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि हिंदी पट्टी में बहुत सारी जड़ताएं थी, बहुत सारा उन चीज़ों को लेकर के बहुत सारा एक तरह से उनकी समझ ऐसी थी कि इन चीज़ों को ही, यही ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं और ईश्वर प्रदत्त चीज़ों को ही हमें इनको मानना चाहिए। इसलिए वो उन वादों को लेकर के लंबे समय तक संघर्ष चलता है। तो इसका दूसरा, यानी मैं ये बता रहा हूं कि अवेकनिंग क्या है। अवेकनिंग यही है कि आप इक्वालिटी के लिए लड़ें, आप फर्टर्निटी के लिए लड़ें, आप एजुकेशन के लिए लड़ें, आप अपने इक्वल राइट्स के लिए लड़ें। यही अवेकनिंग है जो फूले हमें देते हैं, यही सामाजिक चेतना है जो फूले हमें देते हैं। इसी सामाजिक चेतना को वो देता ही नहीं है, उसको स्थापित करने के लिए अपना जीवन लगाते हैं, और जीवन लगा करके उस जीवन को आने वाली पीढ़ी में उनके जो दूसरे आने वाले उत्तराधिकारी हैं उनको वो दे देते हैं, और ये कहते हैं कि आपको, यद्यपि बाबा साहब और फूले के बीच में कोई व्यक्तिगत मुलाकात संभव ही नहीं थी, क्योंकि 1890 में फूले चले गए और बाबा साहब 1891 में धरती पर आए, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा
पढ़ने लिखने और विदेश में 1914 में वो पढ़ने के लिए कोलंबिया जाते हैं और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ पर एजुकेशन लेकर के वापस आते हैं और एजुकेशन के लेकर के जब वो वापस आते हैं तो उनको महाराजा बड़ौदा के यहाँ काम करना था, क्योंकि मैं उसी चेतना को बता रहा हूँ। महाराजा बड़ौदा ने 11 पाउंड की फेलोशिप पर उनको भी कोलंबिया भेजा था। 3 साल की फेलोशिप थी। फेलोशिप पूरी हो गई तो उनको कहा कि आइए और काम करिए। वो आ गए, उन्होंने रियायत मांगी लेकिन कहा कि रियायत तो संभव नहीं है, आकर के काम करो, उसके बाद देखा जाएगा। वो आए और उसके बाद वो बड़ौदा गए। अभी करीब 10-12 साल पहले मैं बड़ौदा गया था। बड़ौदा यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का मौका मिला तो वहाँ उसी यूनिवर्सिटी के सामने ही वो पार्क है जिसमें बाबा साहब, या वो कहें कि पूरा महाराजा बड़ौदा का संग्रहालय उसी के सामने है। बड़ा पार्क है, करीब 7-8 एकड़ का बड़ा पार्क है, जिसमें बाबा साहब को वहाँ पर काम करना था। वो वहाँ पर आजकल संग्रहालय है। तो वहाँ पर देखा कि किस तरह से बाबा साहब जब वहाँ उस समय अपने ज़माने में जाते हैं तो वहाँ पर उनको रहने की जगह नहीं मिलती है और वो किसी वजह से अपने अनटचेबिलिटी के टैग को हटा करके वहाँ पर एक पारसी सराय में रुकने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद पारसी सराय के लोग को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, और उस वजह से अगले जब उनको ये मालूम हुआ कि ये व्यक्ति कौन है तो उन्होंने कहा और उनके उस धर्मशाला को घेर लिया और उनको उनका सामान बाहर फेंक दिया। वो उनको डंडों से पीटने की तैयारी के साथ आए थे, लेकिन वहाँ का सेक्रेटरी जिसने उनको कमरा दिया था उनमें उन्होंने एक खास लालच था कि अगर पीट करके भगा दिया तो मेरा पैसा नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने बच बचाव किया और उसको वहाँ से कहा कि ये चले जाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ से रात बिताए बिना ही वहाँ से निकल दिए। तो ये और वो ये अगर आप किताब पढ़ेंगे वेटिंग फॉर वीजा, बाबा साहब की ये किताब है वेटिंग फॉर वीजा की प्रतीक्षा में, हिंदी में भी है वो। अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि किस तरह से मैंने वो पारसी लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, क्योंकि इक्वलिटी वहां भी नहीं है। वो भारत में रहने वाला कोई भी रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं के प्रभाव में आकर के वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा वो कर रहे हैं। तो ये एक सवाल था कि जिसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि अपने उनके साथ जो विदेश में पढ़ने वाले उनको अपने 2 मित्रों की याद आई जो बड़ौदा के ही थे, और उनसे मिलने का, एक से वो मिले भी और उन्हें कहा कि अगर मेरे लिए कुछ दिन यहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाए तो मेरा ये काम हो जाएगा, उसके बाद मैं व्यवस्था देख लूँगा। लेकिन क्योंकि महाराजा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लिए व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि उस किताब के अनुसार उन्होंने ये लिखा है कि मेरी पत्नी अभी बाहर से दूसरी जगह से यहाँ आने वाली हैं, इसलिए मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपके लिए कोई कमरा स्पेयर कर सकूं, इसलिए मेरे लिए संभव नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर को उसने इस तरह का जवाब दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि इससे अच्छा है कि मैं इस पार्क में बैठूं और शाम की रात की ट्रेन का इंतजार करूं। और उस पार्क में बैठते हैं, सोचते हैं कि मुझे क्या करना है। वो फूले के संकल्प को भी किसी तरह से उनके घोषित रूप से उनके दिमाग में था, लेकिन वो उस संकल्प को लेकर के, क्योंकि फूले के बारे में
कैलूस्टर ने जो गैर ब्राह्मण जातियों के एक शिक्षा के से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्हें कैलूस्टर के बारे में के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर को फूले की जानकारी मिल चुकी थी। इसलिए वो वहाँ पर बैठ करके सोचते हैं और कहते हैं कि मैं आज करूँगा क्या। और वो उसी को हम कहते हैं कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपनी पूरे जिंदगी को, जैसे फूले ने संकल्प लिया था कि सामाजिक चेतना के लिए अपना जीवन लगाऊंगा, तो वो भी कहते हैं कि मैं अपनी इस चीज को हासिल करने के लिए, यानी सामाजिक संकल्प, सामाजिक गैर बराबरी को दफन करने के लिए मैं अपना पूरा जिंदगी यहाँ लगा दूंगा। इसलिए वहाँ उस जगह पर एक पत्थर लगाया गया है, उसका नाम संकल्प भूमि। उस बगीचे में एक संकल्प भूमि नाम की एक जगह बनाई गई है, जो अम्बेडकरी या दूसरे लोग जाते हैं तो उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ये एक बात थी कि जो फूले ने संकल्प लिया, उसी तरह का संकल्प वो भी वहां लेते हैं और बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लगता है कि कुछ लोगों में या कुछ सवालों को लेकर के उत्साह नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लगता है कि थोड़ा सा भूखे हो गए हैं। इनको कुछ खिलाने की व्यवस्था पता नहीं आप लोगों ने की है या नहीं की है ना। तो भूख का प्रबंध, भूख मुक्ति का प्रबंध किया गया है। थोड़ी सी देर और इसमें बात सुनिए मेरी, मैं उसके बाद आपको ज़्यादा वक्त तक आपके बीच में नहीं रहूँगा। तो फूले के बाद बाबा साहब अम्बेडकर इस मूवमेंट को चलाते हैं और इस बात को लेकर के फूले के बाद का जो भारत है वो एक बड़ा अलग तरह का भारत आपको दिखता है। और क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंगली एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जब फूले का एनालाइज करते हैं, साहित्य के और इतिहास के और कानून के विद्यार्थी इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा कि उस समय आप ये देखें कि 1857 उस समय हो चुका था। 1857 हो चुका था और भारत के बड़े बड़े जो सेठ, साहूकार, महाजन सारे लोग थे, राजे अशोक बुक्कल डॉक्टर जी वीडियो को कमेंट व शेयर कर दें। उनका साथ देने की वजह से 1857 आजादी की पहली लड़ाई की हम बात करते हैं, वही 1857 के समय में फूले उस मूवमेंट के साथ शिक्षा की बात कर रहे हैं। बहुत बार मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं, बहुत बार लोग ये कहते हैं कि फूले ने उस वक्त ब्रिटिश लोगों के साथ जुड़ करके गलत किया। फूले ने उस समय, क्योंकि आप तो उनको कहीं देख करके ही खुश नहीं है, अगर वो आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो कम से कम उन राजे महाराजाओं से तो गिरे हुए नहीं है जो अपने आप को बेच करके उनके साथ जुड़ गए थे और सब कुछ इनाम इकराम पा करके कोई सेठ जी बन गया था, कोई एक तरह से बहुत सारी उपाधियां उनसे हासिल कर चुका था। और उस दौरान का वो सवाल, पूरा सवाल हमारे बीच में आता है। इसलिए फूले को आप उनके उपनिवेशवाद का कोई फूले एजेंट नहीं है। उपनिवेशवाद के एजेंट कोई हैं तो इसी देश के वो संपन्न और राजे महाराजे थे जो उसको एक तरह से उतारा कर रहे थे। फूले ने उस उपनिवेशवादी ढांचे के विपक्ष में, यानी शिक्षा की बात की और शिक्षा की बात करके इस सवाल को ऊपर उठाया कि जब तक आप शिक्षा की व्यवस्था इनके लिए, आपने हजारों सालों से शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की, किसने रोका हुआ था? अगर आप शिक्षा की व्यवस्था हो रही है तो आज आप इनको उस तरह की बात कर रहे हैं, ये उपनिवेशवाद के एजेंट बन रहे हैं। बाबा साहब पर भी आरोप लगाए गए बाद में चल करके, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आप हमें कुत्ते और बिल्लियों से ज्यादा कुछ तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए हम आपको लात मारते हैं, हम आपको नहीं मानते हैं, हम अपनी च्वाइस से रहेंगे, अपनी इच्छा से रहेंगे। और बाबा साहब के एक महत्वपूर्ण कोटेशन भी है और वो कहते हैं, जब मेरे और देश के बीच में सवाल पैदा होगा मैं देश के साथ खड़ा हो जाऊंगा, और जब मेरे समाज और देश के बीच में सवाल पैदा होगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा होऊंगा। मैं उस समय मेरे समाज के अपमान को, मेरे समाज के अधिकारों को छीनते हुए नहीं देख सकता हूं। और इसलिए उन्होंने गांधी जी के साथ जो डिबेट में इस बात को कहा था, गांधी जी ने कहा कि होमलैंड के लिए काम करो। जब आपको मालूम होना चाहिए 14 अगस्त 1931 को बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पहली मुलाकात हुई। उस समय पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी और पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस होने पर गांधी को यह मालूम हो चुका था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इस देश के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए ब्रिटिश सत्ता की बुराई की है, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बोले हैं। वो वहां के प्रधानमंत्री को उन्होंने चैलेंज दिया कि आपको भारत को आजाद करना होगा,
हमें पूरा फुल फ्लेज इंडिया चाहिए, हमें मुक्त भारत चाहिए। इसलिए जब गांधी को ये बात मालूम होती है, जब वो भारत में गांधी जी पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, जब वो वापस उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि अम्बेडकर आपको होमलैंड के लिए काम करना चाहिए, तो बाबा साहब उनको कहते हैं मेरी होमलैंड कहाँ है? सारी होमलैंड तो आपने काबू की हुई है, आप हमें पढ़ने नहीं देते हैं, आप हमें अधिकार नहीं देते हैं, आप हमें पॉलिटिक्स नहीं करने देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको होमलैंड के लिए काम करना चाहिए। तो बाबा साहब का उसमें एक काउंटर था कि आपने होमलैंड के लिए काम करने के अधिकार हमें कहाँ दिए हैं। इसलिए बहुत बार वो सारे सवाल जब इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो बहुत सवाल एक के बाद दूसरा खुलता चला जाता है। तो वो एक सवाल भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम उस होमलैंड के लिए काम करना चाहते हैं और होमलैंड की आज़ादी चाहते हैं, और होमलैंड की आज़ादी जब हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से होमलैंड के लोगों को हमें भी आज़ाद करना होगा। आपने हमें गुलाम बना रखा है, अंग्रेज चले जाएंगे तो आप तो हम भी हमें गुलाम रखेंगे। हम गुलाम नहीं रहना चाहते हैं, आपके बराबर आज़ाद होना चाहते हैं। इसलिए हमारी ये ज़रूरत है कि आप आज़ाद होंगे, ब्रिटिश चले जाएगा तो आप आज़ाद हो जाएंगे, ब्रिटिश चला जाएगा तो हम तुम्हारे ही गुलाम बने रहेंगे। हमें वो गुलामी नहीं चाहिए, हमें बराबर की आज़ादी चाहिए। और बराबर की आज़ादी तभी मिलेगी जब मैं लड़ूंगा और मैं अपने लोगों की और देश के बीच का जो संघर्ष है, मैं अपने लोगों की ग्रीवेंसीज को उठाऊंगा, और उस ग्रीवेंसीज को उठाऊंगा तभी मैं कुछ हासिल कर पाऊंगा उस पूरे समाज के लिए जो डिप्राइव्ड है, जो बहुजन है, जो वंचित है, जो दुखी समाज है। तो वो पूरा जो सवाल है आज़ादी के आंदोलन के दौरान, बहुत सारे लोग अम्बेडकर को लेकर के भी इसी नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अम्बेडकर ने जो आज़ादी के लिए काम किया है उस आज़ादी को कोई समझ ही नहीं सकता है। अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में उसके लिए काम किया, उसके बाद उन्होंने उसके लिए काम किया। जब भारत का संविधान बनाने का मौका मिला तो उससे बड़ा काम को क्या हो सकता है। इस देश की मुकम्मल आज़ादी भारत के संविधान से मिली है। 15 अगस्त की आज़ादी तो कागजी आज़ादी थी, 26 जनवरी 1950 की आज़ादी असली आज़ादी है। और 26 जनवरी 1950 की उस आज़ादी के बाद ही आप सभी लोग यहाँ बैठने की हैसियत में हो पाए। अगर वो दिन नहीं आता तो आप लोग नहीं बैठ पाते, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी मिला है, आपको अनटचेबिलिटी रिमूवल का अधिकार मिला है, आपको एक तरह से कहें वो सारी चीजें हासिल हुई हैं जिसको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, जिसको आपको धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल की बात करते हैं, वो सारी चीजें आपको फंडामेंटल राइट से मिली हैं। और इंटरेस्टिंगली फंडामेंटल राइट्स में आपको जो चीज मिली है वो ये है कि आपको रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट में मिली। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 14 में 16 में फंडामेंटल राइट्स में रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। उनके लिए किया गया है जो सोशो और वो कल्चरली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनके लिए किया गया है। लेकिन अब एक और उसमें जुड़ गया है सोशल, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकली। अब वो अभी कुछ समय पहले तीसरा एस्पेक्ट उसमें जोड़ा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूरे देश में एक तरह से आज़ादी के बाद का जो एक समय बना, वो आज़ादी से पूर्व का जो समय था, उन दोनों के बीच में बहुत बदलाव है। और उस बदलाव के कारण बहुत सारे हैं कि आपको ये ज्ञात होगा, इतिहास के विद्यार्थी यहाँ बैठे होंगे, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना तो रामलीला मैदान में कुछ लोग क्या करने गए थे? रामलीला मैदान में उसी संविधान को जलाने, उसी संविधान के खिलाफ आंदोलन करने गए थे और ये बताने गए थे कि हम इस संविधान को नहीं मानेंगे क्योंकि ये विदेशी संविधान है, इसमें भारतीय संविधान के तत्व नहीं है, भारतीय माइथोलॉजिकल कहानियों की बातें नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, ये इतिहास का हिस्सा है। जब भारत का संविधान लागू हुआ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो संविधान की खिलाफत में रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे। और ये एक इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। और इसी इतिहास का एक बड़ा हिस्सा ये है कि पहली बार वही लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को मिट्टी में मिलाने का काम करते थे और कहे थे कि इन्होंने हमारे धर्म को खराब कर दिया है, धर्म की पूरी परंपराओं को खारिज करवा दिया है, संविधान और कानून के जरिए सबको बराबरी दे दी है, अब हमारा क्या होगा,
वही लोग 1994 में अपने मुखपत्र के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर को आपके पहले पेज पर छापते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। वही लोग जो कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा जो पूरा धार्मिक स्ट्रक्चर खराब कर दिया है, हमारा सारे कल्चर को खराब कर दिया है, वही 1994 में उन्हीं लोगों की एक पत्रिका उसके पहले पन्ने पर बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लगाते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करने के बाद वो ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस तरह से जो हो रहा है, क्योंकि अब एक नया दौर आ गया है, मंडल आ गया है, इसलिए मंडल आ गया है तो हमें भी कमंडल निकालना होगा। मंडल आ गया है तो मंडल को डिफीट करने के लिए हमें कमंडल निकालना है। तो वो दौर था वो, इसलिए उनको लगा कि बाबा साहब के बिना गुजारा होने वाला नहीं है। यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर और फूले को वो अब अपने अपने दफ्तरों में सजाए हुए हैं। विचार से नहीं, उनके दूर दूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने विचार से उसको दूर दूर रखने के बाद भी, उस सोशल इक्वलिटी के खिलाफ जाने के बाद भी, वो आज भी उनको एक तरह से चित्रों के रूप में सजा करके बताना चाहते हैं, पूरे समाज को गुमराह कर देना चाहते हैं कि हम भी उनको उतना ही मानते हैं, वो भी हमारे लिए सम्माननीय है। आपके लिए कितने सम्माननीय हैं ये आपके करतूत, आपके कामकाज से हमें सबको मालूम होता है, हर रोज हम देख रहे हैं। इसलिए ये सारा जो नोशन है, सारा जो स्ट्रक्चर है, इसलिए पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के हम ये देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन सवालों के लिए लड़ते हैं और उन्हीं सवालों को लेकर के, क्योंकि उनका भी वही मोमेंट था कि एजुकेशन हमें हासिल होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने वक्त में लगभग 20 लोगों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। लॉर्ड लिनलिथगो के साथ बातचीत करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब हम देखते हैं कि एक तरफ AMU बन रही है, एक तरफ BHU बन रही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि मैं क्या लूं। कि बाबा साहब अम्बेडकर अपनी एक राइटिंग में ये कहते हैं, स्वतंत्र भारत में सत्ता के 3 दावेदार होंगे। स्वतंत्र भारत में सत्ता के 3 दावेदार होंगे, एक हिंदूज होंगे, एक मुस्लिम्स होंगे और एक डिप्राइव्ड होंगे। डिप्राइव्ड में वो सारे उन लोगों को लेते हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, वो OBC हैं। लेकिन OBC के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता रहा लंबे समय तक। बाद में जा करके उनके साथ न्याय हुआ जब उनको अधिकार मिले। तो वो पूरा जो सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में देश को चलाने की जिम्मेदारी 3 लोगों के पास होगी, 3 समूह के पास होगी। और 3 समूहों में एक डिप्राइव्ड लोग होंगे, एक हिंदू होंगे, एक मुस्लिम होंगे। तो उस तरह से वो बात करते हैं, लेकिन बाद में मूवमेंट टर्न होता है और एक अलग देश बन जाता है। और बाद में चल करके वो शेड्यूल कास्ट के लोगों के को उसी मुल्क के, यानी बाबा साहब अम्बेडकर अलग मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि सत्ता को चलाने में 3 तरह के समूहों की मुख्य भागीदारी होगी। एक समूह को अलग मुल्क मिल गया तो बाबा साहब अम्बेडकर एक तरह से अपने उन सवालों को लेकर के फिर भी ये बात करते हैं और आखिर तक इस बात को कह रहे हैं। बाबा साहब का ये मानना था कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट ही चुने, शेड्यूल कास्ट के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को शेड्यूल कास्ट ही चुने, तभी वो एग्जैक्टली उनके लिए काम कर सकता है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर शेड्यूल कास्ट चुनेगा, महिला को अगर महिला उम्मीदवार को महिलाएं चुनेंगी, जो आजकल कुछ पार्लियामेंट में नया एक लेजिस्लेशन आने वाला है। इसी तरह से ट्राइबल को ट्राइबल के लोग ही उस पर देखेंगे तो एक नया सवाल आएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, राजा शेखर मुंड्रू की किताब है जिसमें उन्होंने डिटेल से इस बात पर बात किया है, और वो हरियाणा के ही IAS ऑफिसर हैं। उनकी एक किताब है कि पॉलिटिकल बिहेवियर, वो ऊपर उनकी एक किताब है, गांधी अंबेडकर एंड पटेल, पॉलिटिकल बिहेवियर पर उनकी किताब है, गांधी अंबेडकर एंड पटेल। हिंदी में भी आ गई है ट्रांसलेट होकर के, वो उसको आपको पढ़ना चाहिए। वो बता रहे हैं कि जब पहली बार चुनाव होगा तो कैसे चुनाव कराओगे। चुनाव होगा, आपको चुनाव कराने के लिए आपको उनके पहले रिप्रेजेंटेटिव, आपकी एक लिस्ट बनानी होगी कि कौन चुनाव लड़ेगा, और वो लोग उस लिस्ट में तभी आएंगे जब उन समुदायों के लोग उनको चुन करके 5 लोगों में बनाएंगे, तभी वो लिस्ट 5 लोगों की बनेगी। वो लोग यानी डायरेक्ट आप नहीं करा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से शेड्यूल कास्ट के लोग, हरियाणा में तो शेड्यूल कास्ट ही था, ट्राइब तो है नहीं,
तो हरियाणा में भी शेड्यूल कास्ट के लोग ही शेड्यूल कास्ट के उन 5 लोगों को चुनेंगे पहले, और वही उस विधानसभा में या उस लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की काबिलियत हासिल करेगा। ये उस किताब में बहुत गहराई से बताया गया है। तो इसके अलावा बहुत सारे और सवालों पर भी बात की गई है। तो मुझे ये लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा जो सवाल है कि किस तरह से हम पॉलिटिकल इंडिया को एक तरह से ब्रदरहुड का इंडिया बनाएं, पॉलिटिकल इंडिया को इक्वलिटी का इंडिया बनाएं, पॉलिटिकल इंडिया को रिलीजियस टॉलरेंस का इंडिया बनाएं, और उसमें कल्चरल हेजेमनाइज जो वर्ल्ड है उस कल्चरल हेजेमनाइज वर्ल्ड को हम हटा दें और सभी को बराबरी का हक दे दें। ये बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय में लगातार काम करते रहे और उन सभी सवालों को लेकर के वो आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी राइटिंग्स में इस बात को कहा है कि भारत में कभी कोई वाल्टेर पैदा नहीं हुआ। वाल्टेर का मतलब बुद्धिजीवी से है। एनिलेशन कास्ट की वो बात करते हैं, वहां भी कह रहे हैं कि भारत में बुद्धिजीवी नहीं है, भारत में पेट भरवा लोग हैं। पेट भरवा लोग हिंदी में हरियाणवी में कह सकते हैं। तो पेट भरवा लोग हैं जो बुद्धि के नाम पर पेट भरते हैं, वो बुद्धि के नाम पर सोशल इक्वलिटी का समर्थन नहीं करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वही व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा जो सोशल इक्वलिटी को मानेगा। जो सोशल इक्वलिटी को ही नहीं मानेगा वो बुद्धि से क्या लेना देना उसका। वो तो पेट भरवा लोग हैं, वो पैसा कमाएगा खाएगा, इससे ज्यादा बुद्धि का यूज वो करेगा ही नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि भारत में कोई वाल्टेर पैदा नहीं हुआ। इस एंगल से कहते हैं कि वाल्टेर ने वहां की रिवॉल्यूशन में काम किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काम किया, और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया उस वक्त से पहले वो दुनिया से जा चुके थे, लेकिन इतना काम कर चुके थे कि वहां के लोग उस सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर भी कह रहे हैं कि भारत के लोगों ने, भारत के सांस्कृतिक विरासत ने ऐसा कोई वाल्टेर पैदा नहीं किया जो उसी तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह यहाँ के लोग भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाते और उस तरह से सभी बुद्धिमान लोग खड़े हो जाते। लेकिन वहां मुझे वो कहते हैं कि भारत में कोई वाल्टेर ही पैदा नहीं हुआ, बुद्धिमान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। इसलिए ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, ये बुद्धि के नाम पर अपनी हेजेमनी को बनाए रखना चाहते हैं, अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। ये उनका थॉट प्रोसेस है। और ये बात कह करके वो ये इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इस कूड़े के ढेर पर महल का निर्माण नहीं हो सकता। कूड़े का ढेर भारत का सोशल स्ट्रक्चर है, भारत का पूरा कल्चरल स्ट्रक्चर है, ये कूड़े का ढेर है। और इसके ऊपर डेमोक्रेसी रूपी महल का निर्माण आप इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। इस कूड़े को पहले साफ करो। सोशल इनइक्वलिटी का पूरा जो स्ट्रक्चर आपके पास है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हटाइए और उसके बाद आप डेमोक्रेसी की बात करिए। आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आप लोकतंत्र की बात करना चाहते हैं। लोकतंत्र कैसे बनेगा? ठहरेगा ही नहीं लोकतंत्र को। लोकतंत्र के लिए इक्वलिटी चाहिए और इक्वलिटी आपकी सोसाइटी में है नहीं। इसलिए क्या करना होगा, आपको इस तरह की जितनी भी तरह की आपकी यहाँ इनइक्वलिटीज हैं, फीमेल के खिलाफ, अनटचेबल्स के खिलाफ, ट्राइबल के खिलाफ और आपके इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के खिलाफ, जितनी भी तरह की आपकी सोच समझ है, इस सारी को हटा करके फिर आप डेमोक्रेसी में जाएंगे तो आपकी डेमोक्रेसी फ्लोरिश होगी। नहीं तो ये दरक जाएगी जैसे कोई घर बैठता है और वो 5 दिन के बाद बारिश आती है और घर भी ढह जाता है। तो आपका डेमोक्रेसी को हम देख ही रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी, इक्वलिटी बेस्ड डेमोक्रेसी कहाँ बनी है। उस डेमोक्रेसी में इक्वलिटी कहाँ आई है, क्यों नहीं आई? उसका कारण यही है कि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल इंडिया दिया है, सोशल इंडिया आपको बनाना है। पॉलिटिकल इंडिया को सोशल इंडिया में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सोशल इक्वलिटी की इंडिया कैसे बनेगी? सोशल इक्वलिटी की इंडिया तभी बनेगी जब आपको वैसा करने की हिम्मत आप में होगी। अगर आप में वैसा करने की हिम्मत नहीं है तो क्या किया जाए? इसलिए वो कह रहे हैं, उनका महत्वपूर्ण प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस है। इसमें वो कहते हैं अवेकनिंग का एक प्रोसेस है। इसमें वो कहते हैं कि आप कूड़े के ढेर पर महल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे भी
तो महल गिर जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। और हम वही करते आ रहे हैं, इतने सालों से हम वही करते आ रहे हैं। हम कूड़े के ढेर पर फिर से नए नए लोकतंत्र के महल खड़ा करने के सपने देखते रहते हैं और हम उस कूड़े को साफ करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं इस कूड़े के साथ नहीं रहना चाहता हूं, इसलिए मैं कूड़े को छोड़कर जाना चाहता हूं। और इसलिए वो बुद्धिज्म में गए। इस कूड़े को हटाने का मैं काम करना चाहता हूं, इसलिए कूड़े के ढेर को हटा करके मैं एक नए तरह का महल बनाना चाहता हूं। और उस महल में इक्वलिटी हो, लोगों में बराबरी हो, प्रेम हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम का नाम लेने से ही लाठियां चल जाती हैं। प्रेम तो इतना अवरोध है भारतीय समाज में या हरियाणा के समाज में, प्रेम का इतना अवरोध है कि उस नाम लेने से ही लोग दुखी हो जाते हैं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिस समाज में इक्वलिटी और एक लव एंड अफेक्शन का ही अवरोध हो तो समाज बनेगा कैसे। आप अपनी जातियों को ही राष्ट्र बनाए हुए हैं और राष्ट्रवाद का ढोल बजा रहे हैं। अपनी जातियों को ही राष्ट्र बनाए हुए हैं कि एक जाति वही राष्ट्र है। आप दूसरी जाति गाड़ियों पर में सभी लोग देखते हैं कि गाड़ियों पर नाम लिख लिख करके वो क्या सम्मान पा रहे हैं। ये आपके जलालत का दिन है कि गाड़ियों पर नाम लिख लिख करके आप सम्मानित होना चाहते हैं। क्या सम्मानित होना चाहते हैं, किस जाति सम्मानित होना चाहते हैं। ये जातियां सम्मान की चीज नहीं है, ये आपके लिए गुलामी की चीज है, ये सम्मान की चीज नहीं है। इसलिए आपको इन गुलामी के इन चीजों से मुक्ति के लिए लड़ने की बात है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस जाति व्यवस्था से बगावत करो, जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाओ, बगावत करो। और वो कहते भी हैं दुनिया के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में और भारत के विश्वविद्यालयों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएशन के कोर्सेज में लगा रखा है कि जाति व्यवस्था को कैसे हटाएंगे। बच्चों के दिमाग में जाना चाहिए कि जाति है क्या। आप उसको डरते डरते बताते हैं और वो सारी उम्र डरता रहता है और छुप छुप के रहता है। जरूरत पड़ती है तो बाबा साहब के चित्र के पीछे खड़ा हो जाता है और जब पूरी हो जाती है जरूरत उसको पीछे छुपा लेता है। तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझना है कि उस व्यवस्था में, उस पूरे स्ट्रक्चर में आपके विपक्ष में जो चीजें हैं, हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है। उन चीजों को समझ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मुझे लगता है कि अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के सोशल और अवेकनिंग के फूले की अवेकनिंग की समकालीन प्रासंगिकता की बात करते हैं तो आज के समय में हमारा यही काम है कि जो बचा हुआ उनका अभियान है उसके ऊपर काम करें। आजादी एक दिन में नहीं मिलती है। ये जो आजादी की बात कर रही है सोशल और कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोशल कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और सोशल कल्चरल रिवॉल्यूशन तभी आएगा जब आप उनके द्वारा उठाए गए उन सवालों के साथ जुड़ेंगे और अपने साथियों को, विद्यार्थियों को और अपने गांव में और जहां जहां भी आप रहते हैं इस बात को शेयर करेंगे कि हम गुलाम क्यों हैं, कल्चरली और सोशली गुलाम हम क्यों बने हैं। हम सोशली और कल्चरली गुलाम नहीं रहेंगे। यही एक बदलाव है, यही एक क्रांति है। इस क्रांति की बाबा साहब अम्बेडकर भी बात करते हैं और जिसको फूले भी बात करते हैं। तो ये अगर आप कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने ज़माने में ब्रिटिशर ने कहा कि हम आपको हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं। आप कहाँ से पढ़कर आए हैं? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए हैं। आप वहाँ से ग्रेजुएशन, लॉ की ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आए हैं। डिस्ट्रिक्ट, पहले उनको डिस्ट्रिक्ट जज बनाने की बात की, लेकिन बाबा साहब ने कहा मुझे जज नहीं बनना है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट तक हम आपको जगह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हाई कोर्ट में नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे कानून की वर्दी पहन करके उस जगह बैठ करके काम करने की बजाय मेरी जिंदगी का लक्ष्य ये है कि लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी की जड़ें काट दूं। और उस सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी की जड़ें काटने के लिए वो किसी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते, क्योंकि हमें मालूम है कि जरूरत शेर को भी लोमड़ी बना देती है। जरूरत शेर को भी लोमड़ी बना देती है, क्योंकि उसको लोमड़ी की तरह रहना है, वो शेर की तरह रहना भूल जाता है।
इसलिए उस बाबा साहब अम्बेडकर को जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको ये समझ ही उनको ये मालूम था कि मुझे उस जगह पर नहीं जाना है, बल्कि मुझे उस जगह पर जाना है जिस जगह पर जाने से भारत का पूरा समाज, जिसको मैं कहते हुए आया हूं कि मैं अगर देश में और इस समाज के बीच में मेरी कोई वरीयता पूछेगा, मैं देश से पहले मेरे समाज के साथ खड़ा हो जाऊंगा और मैं समाज की गुलामी के खिलाफ लड़ूंगा। और इसलिए देश की आज़ादी की लड़ाई भी मेरी लड़ाई है, लेकिन उससे भी जरूरी मेरे समाज के उन लोगों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई होनी जरूरी है, क्योंकि आप जब आज़ाद हो जाएंगे तो वो गुलाम के गुलाम बने रहेंगे। इसलिए पॉलिटिकल फ्रीडम भी आपको चाहिए, सोशो कल्चरल फ्रीडम भी आपको चाहिए। इसलिए दोनों एस्पेक्ट पर बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते हैं। और वो गोलमेज सम्मेलन में उस उदाहरण को देकर, बाबा साहब अम्बेडकर के उन उदाहरणों को देख करके हम ये चीज को समझ सकते हैं। उदाहरण एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप अगर देखें कि कंटेम्प्रेरी उनका जो सवाल है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल क्लास अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम हो गए हैं। वो पॉलिटिकल क्लास अपनी पॉलिटिकल पार्टी के क्वेश्चन से बाहर बात नहीं करते, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? वो उस क्लास के उस समूह की बात नहीं करते हैं, बल्कि अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात में ही अपना जीवन खराब कर देते हैं। बेसिकली बाबा साहब अम्बेडकर यही कहना चाहते हैं कि मुझे उन लोगों से यह अपेक्षा है कि वो लोग इन लोगों की आज़ादी के लिए, इन लोगों को शिक्षा के लिए, इन लोगों के जो हिस्सेदारी है उसके सवाल के साथ भी खड़े हों और अपनी पॉलिटिकल लाइन के साथ भी खड़े रहें। लेकिन अगर उन लोगों के साथ वो नहीं खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों के हक के का रिप्रेजेंटेशन करने वाले होने के बावजूद भी उन लोगों के असली उत्तराधिकारी वो नहीं बन पाते हैं और इसलिए उनकी लड़ाई अधूरी ही रह जाती है। इसलिए वो उन सवालों को लेकर के एक कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन को, एक वसीम बरेलवी का एक उर्दू में शेर है, वो कहते हैं वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता। यानी इस देश में जिस तरह से पॉलिटिकल यानी गवर्नेंस के ढांचे के भीतर जिस तरह से झूठ का प्रचार है, उस झूठ के प्रचार को आप किस तरह से उसका मुकाबला करेंगे। इसलिए आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के क्वेश्चन को हम बार बार देखते हैं कि वो भी बार बार तहस नहस होती है। वकील लोग भी बैठे हैं यहाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस दौर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी कहाँ छुप गई है मालूम नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर वो लगता है कि अभी भारत सरकार ने खुद ये माना है कि हमारे यहाँ 5 साल में जो सिविल सर्वेंट्स भर्ती हुए हैं उसमें भी 6% और 3% का जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कोटा और 8 या 11% जो ओबीसी का कोटा पिछले 5 साल में उन्होंने, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना डेटा पार्लियामेंट में दिया था, इसमें कहा था कि 11% के आसपास जो पिछले 5 साल में IAS, IPS, IFS भर्ती हुए हैं और 7% के आसपास शेड्यूल कास्ट के लोग भर्ती हुए हैं, 3.8% शेड्यूल ट्राइब के भर्ती हुए हैं पिछले 5 साल में। पिछले लास्ट 5 ईयर्स का डेटा भारत सरकार ने पार्लियामेंट में इशू किया है और ये पिछले 5 साल का डेटा बता करके वो कह रहे हैं कि हमने देखिए कितना हम किस तरह के विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम किस तरह के विश्व गुरु बनना चाहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को लेकर के भी आप उनकी हिस्सेदारी देने से बचना चाहते हैं। तो ये एक सवाल है। IITs के डेटा अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में आए थे, आपको IIM के डेटा आए थे, जिसमें आपका बहुत मार्जिनल लेवल पर SC, ST, OBC का हिस्सेदारी का जो सवाल है, जिस अवेकनिंग को लेकर के वो बहुत पहले चले थे, 1 शताब्दी पहले जिस बात को वो उठा रहे थे, उस अवेकनिंग के सवाल को लेकर के आप देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटीज में हिस्सेदारी क्या है, आपकी IITs में हिस्सेदारी क्या है, आपकी IIM में हिस्सेदारी क्या है, आपको IISc में हिस्सेदारी क्या है, आपकी हायर जुडिशरी में हिस्सेदारी क्या है। वकील तो हमारे बहुत हैं, ट्राइबल लोग भी हैं, OBC के भी हैं, क्या लोग नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, खूब मिल रहे हैं।
ये खुद अर्जुन मेघवाल ने पार्लियामेंट में डाटा दिया है कि हम नहीं भर्ती कर पा रहे हैं। माइनॉरिटी के लोगों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। क्या महिलाएं भी नहीं दिखती हैं आपको? वो तो आधी आबादी है, वहां भी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से केवल एक नाग रत्ना है जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है। तो आपको क्यों नहीं दिखता है ये लोग? तो कौन दिखाएगा? यही लोग दिखाएंगे जो लोग समाज में हैं। ये उनका काम है कि हमारे लोगों का हक कहां है, हमारी हिस्सेदारी कहां है। वही लोग दिखाएंगे, हिस्सेदारी के सवाल को वही उठाएंगे। अगर उनको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही आना वैसे ही जाना है, क्योंकि यहां किसी की जड़ें ज्यादा मजबूत नहीं है। पॉलिटिकल जो चेंज है पानी के बुलबुले जैसा है। आज हो जाएगा, कल कोई दूसरा आ जाएगा, कल कोई परसों पर तीसरा आ जाएगा। इतिहास में उसको पानी का बुलबुला कहा जाता है। पॉलिटिकल जो चेंज है पानी के बुलबुले जैसा है। पानी का बुलबुला आप देखते हैं कितनी देर रहता है उस तय पर, पानी के ऊपर कितनी देर रहता है बुलबुला। इतिहास में उसको उतनी जगह मिलती है। बेटर गवर्नेंस करने वाले को चीजें हासिल होती हैं। तो वो जो पॉलिटिकल जो चेंज है वो बहुत छोटा चेंज है, बहुत छोटा बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव कल्चरल बदलाव है। जो आपका सांस्कृतिक परिवर्तन है वो सबसे मुश्किल बदलाव है। आप कैसे रहते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बात करते हैं। आपको जिसको ग्रामसी कहते हैं, जो एक तरह से कहें जिसमें वो कहते हैं वर्चस्व की थोट की बात करते हैं। फूले भी उसी बात को करते हैं। फूले से ग्रामसी से पहले भारत में फूले आ जाते हैं। ग्रामसी वेस्टर्न थॉट इटली का विद्वान है, लेकिन उससे पहले ग्रामसी से पहले फूले उसी बात को कहते हैं कि वर्चस्व क्यों है भारत में, कि अंग्रेज जैसा चलेगा हम भी वैसा ही चलेंगे। एक भारत का एमएलए जैसे चलेगा हम भी वैसा ही चलेंगे, वैसा ही बोलेंगे, वैसा ही पहनेंगे। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसा दिखना चाहते हैं हम भी वैसा ही दिखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये कल्चरल हेजेमनी है। ये सांस्कृतिक रूप से आपको दबा दिया गया है। आपकी भाषा भी हमसे नीची है, आपकी वर्दी भी हमसे नीची है, आपकी चाल भी हमसे नीची है, आपकी सोच भी हमसे नीची है। आप हर जगह हमसे नीचे हो। आप क्या करोगे? हमारे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कल्चरली तोड़ दिया जाता है। इसलिए इसलिए फूले कहते हैं कि आपको सांस्कृतिक रूप से अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। अमेरिका भी कहते हैं मैं एक नई कल्चर बनाना चाहता, जिस कल्चर में वो सारे क्रिश्चियन हों, जिनके लिए वो जीवन भर लड़ते रहे। तो ये सारे सवालों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, तो महत्वपूर्ण सवालों के रूप में अगर हम एक बात, आखिरी बात को मैं कहते हुए अपने आप को इस बात को पूरा करता हूं, और वो बात ये है, अभी भारत सरकार का बजट आया, आपने देखा होगा 53 लाख करोड़ का भारत सरकार का बजट आया है। 53 लाख करोड़ का। 53 लाख करोड़ में से आपके जो 24% जो उसका हिस्सा है वो आपका लोन चुकाने में चला जाएगा। जो आपने लोन लिया है, पहले की सरकारों ने भी लोन लिया है, अब भी लोन चल रहा है, चलता रहता है, सरकारें लोन लेती रहती हैं। और 20 पैसे आपको लोन लेना है, लोन लेना है 20 पैसे का, और 25-24 पैसे आपको लोन में उतार देना है। 53 लाख करोड़ का 24% और 20% गिन लीजिए। आपका सबसे बड़ा जो बजट का हिस्सा है वो सड़क बनाने पर खर्च हो रहा है। डिफेंस से भी ज्यादा पैसा सड़क बनाने पर खर्च हो रहा है। ये भारत सरकार के बजट का एक नमूना है, आप देख लीजिए। डिफेंस भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर सड़क बनाने का काम चल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे एजुकेशन पर 1,39,000 करोड़ रुपए ही आए हैं। 53 लाख करोड़ में से 1,39,000 करोड़ ही एजुकेशन पर आए हैं। और नारे क्या लगा रहे हैं? विश्व गुरु बनेंगे। यूनिवर्सिटी बनाना नहीं चाहते हो
कॉलेज बनाना नहीं चाहते हो, साइंस एकेडमी चलाना नहीं चाहते हो, रीजनिंग बेस्ड एजुकेशन को रोक लगाना चाहते हो और विश्व गुरु बनेंगे। किसके विश्व गुरु? किसके विश्व गुरु बनना चाहते हो आप लोग? अगर भारत की जनता को बेहतर बनाना है एजुकेट किए बिना, वो खड़ी होने लायक कहां बनेगी? लोग बार बार जेएनयू का उदाहरण देने लगते हैं। जेएनयू में तो बूढ़े बूढ़े भी पढ़ते रहते हैं। जेएनयू में पीएचडी करने की फीस 100 रुपये है। 100 रुपये स्टूडेंट को जमा करना पड़ता है जो थीसिस सबमिट करता है उस वक्त, और 1 साल की फीस 350 रुपये सभी के लिए। सभी के लिए, कोई भी किसी समुदाय का हो। तो उदाहरण दे, क्यों मेलाइन करते हैं फिर उसको? क्योंकि उनका टारगेट कुछ और है। अगर आप पढ़ाई करेंगे, रीजनिंग बेस्ड एजुकेशन देंगे, तो आप सवाल करेंगे, लड़ेंगे। अगर आप में लोन में इतना दबा दिया जाए, पढ़ाई का लोन उतारने में आपको परेशान हो जाते हैं, तो आप काहे को लड़ेंगे? इसलिए उन सवालों के लिए लड़ना है तो एजुकेशन भी उसी तरह का एक सवाल है कि लड़ो। लड़ना कोई हमारा डेमोक्रेसी में लड़ना आइडियाज का लड़ना है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, विचारों की है, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है, लीगल लड़ाई है, वो चलती रहेगी। और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना है, शोषण, हिंसा, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो ये सारे सवाल बाबा साहब हमें विरासत में देकर गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब के और फूले के सोशल कॉन्शियसनेस का उस थॉट प्रोसेस को हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, हमारे भीतर आना चाहिए। तभी आप उसको गैदर करेंगे, उससे लर्न करेंगे और पे बैक करेंगे। जब आप सीखेंगे तभी तो आएगा, अब सीखेंगे नहीं तो कहां से आएगा? तो मुझे लगता है कि किस तरह से भारतीय जो पूरा जो गवर्नेंस का जो पूरा मॉडल है, उस गवर्नेंस के मॉडल में एक सवाल जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एजुकेशन में इक्विटी के लिए यूजीसी ने एक रेगुलेशन इशू किया था और एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उसके ऊपर कुछ कुछ बोल रही थी, वाइस चांसलर भी हो सकती है। तो वो कुछ कुछ उस पर बोल रही थी। वो कह रही थी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अरे गजब कर रही हैं आप। क्या आप कोई मरते हुए दिखते नहीं हैं? महिलाएं क्या विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? ट्राइबल क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? दलित क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? ओबीसी क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? सारे रिसोर्स तो आपने कब्जा लिया, अब हमें कह रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। हद कर रखा है आपने। तो वो कह रही है कि आपने जैसे ब्लैक्स करते थे, दलित्स भी वैसा ही कर रहे हैं, वो केइज्म कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जो क्वेश्चन है कि जिसको बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ में वापस लौटता हूं और ये बताना चाहता हूं कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो ये बताता है कि, और उसको रोका क्यों गया? कोर्ट ने ही कहा था कि लाओ यूजीसी का रेगुलेशन, और कोर्ट ने ही कहा कि रोको यूजीसी का रेगुलेशन। कोर्ट के सामने जब बताया गया कि 118% जो कंप्लेंट हैं वो बढ़ गई हैं, ग्रीवेंसीज 118% बढ़ गई हैं, तो कोर्ट ने कहा कि क्यों देर लगा रखी है कि लाओ। और वो कोर्ट के मुकदमे के आधार पर ही वो रेगुलेशन आया था। पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां, 2 माएं सुप्रीम कोर्ट में 2019 में गई थी कि आप कैसा भारत बना रहे हैं माय लॉर्ड। हमारे बच्चों को यहां हम पढ़ने भेजते हैं
और खबर आती है कि मर गया। तो आप कैसा भारत देख रहे हैं आपके सामने? क्या करो कुछ इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि नई कमेटी बनाओ, नया रेगुलेशन लाओ। वो रेगुलेशन उसी डायरेक्शन पर आया था और जिसमें यह कहा गया कि उन लोगों का हिस्सा नहीं है जो SC, ST, OBC नहीं है, उन लोगों का हिस्सा, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अरे कमाल कर दिया आपने तो। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से कोई भी शेड्यूल कास्ट वाइस चांसलर नहीं है, एक ट्राइबल वाइस चांसलर है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 2014 से पहले बन गए थे, जब हम विश्व गुरु नहीं थे, वो तब बने थे। और विश्व गुरु के दौरान कोई भी विश्वविद्यालय नहीं बना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या मामला है कि सारा पैसा भारत सरकार देती है, सारा जो खर्च है भारत सरकार को, सीधा सैलरी का दूसरा सारा खर्चा भारत सरकार को बियर करना होता है। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज का हाल तो बहुत खराब कर रखा है, क्योंकि हम भी यहाँ की, हमें अपनी लड़ाई रोहतक में भी लड़ते रहे लंबे समय तक, और वहाँ भी देखें तो, यहाँ भी हम देखें तो केवल हरियाणा सरकार यूनिवर्सिटी के बजट का 20% देती है और कंट्रोल सारा लगाम पकड़े रहती है कि हम ही लगाएंगे, हम ही चलाएंगे। अगर सिचुएशन इतनी खराब है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज का इतना इंटरफेरेंस है कि एजुकेशन का जो मॉडल को, एजुकेशन का जो पूरे पैटर्न को तहस नहस किया जा रहा है, तो हमें उसके ऊपर, हम सभी का फर्ज है, पॉलिटिकल क्लास का भी फर्ज है ये, कि वो जिनके वो नुमाइंदे हैं उन लोगों को बढ़िया पढ़ने की जगह दें। अगर उनको बढ़िया जगह नहीं दे रहे हैं, कमियां हैं, तो उसको ठीक करेंगे। आग्रह है उनसे सभी से कि उस चीज को वो ठीक करें। लेकिन अगर ठीक नहीं करेंगे तो हरियाणा फिर से कुछ और कहा जाएगा। बहुत समय पहले की एक बात है जिसमें DR चौधरी से किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, व्हाट यू थिंक अबाउट द कल्चर ऑफ हरियाणा। DR चौधरी एक बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनसे पूछा गया कि व्हाट यू थिंक अबाउट द कल्चर ऑफ हरियाणा। उन्होंने कहा कि हरियाणा इज ओनली कल्चर दैट इज एग्रीकल्चर। उस समय उनकी यहाँ पर हरियाणा में बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक बनाया, उनके ऊपर आरोप लगाए और उस तरह की चीजें उनके ऊपर कही गई थी कि हरियाणा का, ये देखिए हरियाणा का मजाक कर रहा है। लेकिन वो बेसिकली एक गहरी बात कह रहे थे कि हरियाणा में एग्रीकल्चर के वजह से, एग्रीकल्चर के थ्रू ही सारी कल्चर डेवलप होती है। अगर एग्रीकल्चर है, मजबूत एग्रीकल्चर है, तो उसी के जरिए ही सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो ये कहने का मतलब उनका ये था, लेकिन बहुत सारी चीजें उस हिसाब से हमारे बीच में आती हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपका काफी वक्त ले लिया है, और एक अंतिम बात मैं ये कह रहा हूँ, और उसमें अंतिम बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक आपके एक बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, पाब्लो नेरुदा, चिली के कवि, चिली के एक एमिनेंट जो राइटर हैं चिली के, वो कह रहे हैं आप सारे फूल तोड़ सकते हैं लेकिन वसंत को आने से नहीं रोक सकते। आप सारे फूल तोड़ सकते हैं लेकिन वसंत तो फिर आएगा। अब फूलों को कैसे रोकेंगे? खिलेंगे वो तो इसलिए मुझे लगता है ये सारे फूल हैं, ये खिलेंगे, एक दिन खिलेंगे और खिल करके वो सारे परिणाम देंगे जिन परिणामों को लिए हमारे पुरखे इस देश के लिए, देश के को बेहतर करने के लिए लड़े थे और देश को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए लड़े थे। ये हम सभी का फर्ज है कि जो एक चिली कवि की जो पंक्तियों के हिसाब से भी अगर सोचते हैं कि आप वसंत को आने से रोक नहीं सकते, वसंत आएगा, निश्चित आएगा, और वो आप हाथ मलते रह जाएंगे, वो सब कुछ आएगा और होकर रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सर जोर से जय भीम का नारा, जोर से जय भीम, जय भीम।